की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीश शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को सत्यादीश शर्मा क्लासेस के नवलखा सेंटर पर स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन बैच। इस बैच में 3 दिन की डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए स्पेशल रहेंगी। तो अभी सत्यादीश शर्मा क्लासेस ज्वाइन करें और विभिन्न परीक्षाओं में अपना सिलेक्शन करवाएं पक्का। मध्य प्रदेश में व्यापम परीक्षाओं की बेस्ट फैकल्टी टीम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजेंद्र सिंह परमार सत्यादीश शर्मा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। एमपी एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की क्लास हमने स्टार्ट की है कल से। आज सेकंड डे है उसका। ठीक है, डेफिनेशन क्लॉज हमने स्टार्ट किया है। परिभाषा, इसकी डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। शुरुआत करते हैं आज डे 2 एमपी एलआरसी। कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी, कुछ बची हैं। आज डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आम्रकुंज, आम्रकुंज क्या होता है? आम्रकुंज, आम्र से मतलब आम, मैंगो, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आम्रकुंज से क्या मतलब है? आम्रकुंज से अभिप्रेत है आम के वृक्ष। आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे अभिप्रेत है कि उनसे उस भूमि पर जिस पर वे खड़े हैं, जिस पर वे खड़े हैं, है ना, उस भूमि जिस पर वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन आम के वृक्षों के पूरी तरह बढ़ जाने पर यह संभाव्य है कि उनसे भूमि का उसके किसी बड़ी प्रभाग का मुख्यतः उस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाएगा। क्या मतलब समझ आया? आम्रकुंज से मतलब आम के जो वृक्ष हैं, आम के जो पेड़ हैं, इतनी संख्या में लगाए गए हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आम के ही पेड़ उगाए गए हैं, है ना। हाँ महादेव जी, गुड मॉर्निंग। 2 दिन से कहाँ गायब थे आप लोग? और वो एक और कौन था वो आपका वो फ्रेंड, वो भी अवधेश, अवधेश भी गायब है। हम्म, चलिए। तो क्या कहता है? आम कुंज से अभिप्रेत है आम के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का, क्या कहता है, जो लैंड जिस पे के वो उगाए गए हैं, जहां पे वो लगाए गए हैं, और किसी पर्पज से, मुख्यतः किसी ऐसे वृक्षारोपण से बिना, उस पर सिर्फ पेड़ ही लगाए जा सकते हैं, बाकी और किसी पर्पज के लिए उसका उपयोग किया जाना बंद हो जाता है, रुक जाता है, और किसी पर्पज के लिए उसका उपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, या उन आम के, या फिर ये संभव, या फिर अभी छोटे पेड़ हैं वो, तो जब बड़े हो जाएंगे आम के वृक्ष, तो उस पे कहने का मतलब सरल शब्द ये है कि आम के वृक्ष इतनी संख्या में लगाए गए हैं जहां पे कि वो उनके पेड़ ही लगाए जाते हैं और कोई खेती नहीं की जा सकती। आपने देखा है ना, अगर घने पेड़ होते हैं आम के, तो उसके नीचे आप अगर फसल करने की कोशिश करोगे गेहूं की, तो चूंकि उस पर सीधी डायरेक्ट धूप नहीं आएगी, ठीक है, तो वो क्या है, वो पेड़ जो फसल वो है प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, तो आम क्रुंज से मतलब आम के वृक्ष हैं जो बड़ी संख्या में लगाए गए हैं एक किसी स्थान पे, और उससे और किसी पर्पज के लिए सिर्फ वृक्षारोपण किया जा सकता है, ऐसे पेड़ और लगाए जा सकते हैं, और किसी पर्पज से उसका उपयोग किया जाना रुक जाता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आम्र कुंज। डेफिनेशन याद रखना। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य से विपरीत है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा देखना। भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन बनाए गए मध्य प्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया तथा उनका पुनरीक्षण नियम 200 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित भूमि का बाजार मूल्य। ठीक है, क्या कहता है? भूमि का मूल्य। ठीक है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अधीन बनाए गए नियम, उसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए हैं तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000 के अधीन कलेक्टर ने जो मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार इस नियम में जो सिद्धांत बताए गए हैं उसके अनुसार कलेक्टर ने जो बाजार मूल्य डिसाइड किया है, जो मार्केट वैल्यू है, उसे ही मार्केट वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ ये एक्ट का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन डेट फिक्स करता है? कलेक्टर करता है। ठीक है सर जी, कल एग्जाम थी। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। काय की एग्जाम चल रही है? एलएलबी, एलएलबी के एग्जाम चल रहे होंगे आपके।
चलो ठीक है, तो आम्र कुंज आपको समझ में आ गया। अब है फलोद्यान। फलोद्यान से नाम समझ में आ रहा होगा, फल के उद्यान। चंपालाल जी नमस्ते। फल के उद्यान, फलोद्यान क्या, फल के उद्यान। फलोद्यान से विपरीत है फल के वृक्ष, किसी भी फल के। देखो वो पर्टिकुलर आम के फल के लिए था, आम के लिए। ये कहता है फल के वृक्ष, कोई किसी भी फल के वृक्ष जो इतनी संख्या में लगाए गए हैं कि उनसे उस भूमि का जिस पर कि वे खड़े हैं या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए जो वृक्षारोपण से भिन्न हो। सेम डेफिनेशन है, अभी आम्रकुंज की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, वही सेम डेफिनेशन है। कहता है कि या उसके किसी बड़े प्रभाग का मुख्यतः किसी ऐसे प्रयोजन के लिए वृक्षारोपण से भिन्न उपयोग में लाया जाना रुक जाता है, या उन फलों के बच्चों को पूरी तरह बड़े हो जाने पर यह संभावना है कि उस भूमि का या उसके किसी बड़े भाग का मुख्यतः उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाना रुक जाए। कहता है सिर्फ अगर आप फल के वृक्ष हैं तो सिर्फ वृक्षारोपण, वो फल के वृक्ष ही लगाए जा सकते हैं। बाकी यह छोटी छोटी फसलें करने के लिए क्या होता है, फसलें करने के लिए वो क्या होगा, वो स्थान जो उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो उस उद्यान को, उस एरिया को फिर हम क्या बोल सकते हैं, फलोद्यान। ठीक है, हमने आम्रकुंज बोला जहां पे आम के फल लगाए जाते हैं। ये आम के अलावा और कोई भी फल की आप खेती आप करते हो तो इसे बोलते हैं। ठीक है, अच्छा महादेव जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इनके क्लॉज जरूर याद रखना। आम्रकुंज कहाँ था, फलोद्यान कहाँ था, एक जैसी डेफिनेशन है, बस वो आम के फलों के लिए है, ये फलोद्यान मतलब जनरली फल के वृक्ष, किसी भी फल के वृक्ष हो सकते हैं ये। ठीक है, इसके लिए भूखंड संख्यांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। भूखंड संख्यांक, सर्वे नंबर क्या होता है, प्लॉट नंबर। भूखंड संख्यांक प्लॉट नंबर, भूखंड संख्यांक, भूखंड संख्यांक प्लॉट नंबर है ये। ठीक है, तो भाई भूखंड संख्यांक से विपरीत है इस संहिता के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समानुदेशित संज्ञा। भूमि का जो कोई भाग है, कोई पार्ट है, उसको आपने एक नंबर होता है भूखंड, प्लॉट नंबर दे देते हैं, है ना। तो प्लॉट नंबर भूखंड संख्यांक से विपरीत कहता है कि इस संहिता के अधीन भूखंड संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के किसी प्रभाग को समानुदेशित संख्यांक, जो वो क्या था, गुड मॉर्निंग भारती जी, क्या था, जो आपका जो पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, क्या है, भूखंड संख्यांक है, भूखंड है। उस भूखंड को आपने एक नंबर दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है, उसको जो नंबरिंग की है आपने, समानुदेशित संख्यांक, उसके किसी भाग को जो आपने संख्या दे दी है, उसी को हम भूखंड संख्यांक कहते हैं, प्लॉट नंबर कहते हैं। क्लियर, ये तो इजी डेफिनेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, नई जोड़ी गई है 2018 से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना किस क्लॉज में है, कहां पे है और किस अमेंडमेंट से ऐड की गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन क्लॉज है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता से अभिप्रेत है क्या, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता से संहिता के अधीन कार्यवाहियों के पक्षकार के संबंध में अभिप्रेत है। मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होगा, कार्यवाही का कोई पक्षकार है, उसका प्रतिनिधि, उसका अभिकर्ता कौन होगा, ठीक है, ये बात करता है। तो वह व्यक्ति जिसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्यवाहियों में उसकी ओर से उपसंजात होने तथा आवेदन करने एवं अन्य कार्य करने के लिए मुख्तार नामे के अधीन प्राधिकृत किया है। भाई कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कार्यवाही की, इसमें कोई भी कार्यवाही चल रही है, गुड मॉर्निंग राजकुमारी जी, कोई भी कार्यवाही चल रही है, ठीक है, तो उस कार्यवाही को करने के लिए प्राधिकृत किया है कार्यवाही के पक्षकार ने, कैसे, उपसंजात होने, किसी भी कार्यवाही उपसंजात होने तथा आवेदन करने और अन्य कार्य करने के लिए, है ना, उपसंजात भाई उसकी तरफ से हाजिर हो, आवेदन कर पाए उसकी तरफ से, या और भी कोई काम, इसके लिए मुख्तार नामे के अधीन प्राधिकृत की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी। मुख्तारनामा को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। आपने कई बार ये वर्ड बहुत सुना होगा, मूवीज में सुना होगा, सीरियल्स में सुना होगा, प्रैक्टिकली भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, एक लिखित प्राधिकार होता है, क्या होता है, एक रिटर्न अथॉरिटी होती है, कोई मेरी जगह पे, मेरे बिहाफ पे ये पर्सन रिप्रेजेंट करेगा या कोई काम करेगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, तो कौन कौन हो गया भाई, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता में जिसको किसी पक्षकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है कि भाई हमारी तरफ से काम करेगा, और वह व्यक्ति जैसे ऐसे पक्षकार ने ऐसी कार्रवाइयों में उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी, उसके अलावा ऑफिशियली उसने क्या लिख के प्राधिकृत दे दिया, भाई लिखित में दे दिया उसने अपनी सील साइन करके, भाई मेरी तरफ से ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसा व्यक्ति को भी क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। तो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी के अधीन प्राधिकृत किया है वो होता है आपका मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, रिकॉग्नाइज एजेंट, और दूसरा जिसको आपने लिखित में प्राधिकृत कर दिया है वो भी होता है। अब है क्षेत्र क्या है, एरिया। देखो
आज हमारे जैसे कि एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में क्या है, संभाग बने हुए हैं, है ना। संभाग है, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, है ना, नर्मदापुर संभाग। 10 संभाग है हमारे, 10 या 11 ऐसे हैं, है ना, संभाग है। ठीक है, तो अब ये क्या है, संभागों में बटा हुआ है हमारा एमपी, पूरा मध्य प्रदेश। लेकिन जब संभाग नहीं थे तो संभाग से पहले जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों का क्लासिफिकेशन कैसे था, तो ये पुराने वाले क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। तो पहले जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश का इन पार्ट में बटा हुआ था, तो ये आपको क्या है, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि जब आप 158 सेक्शन 158 इसका पढ़ोगे तो वहां पे भूमि स्वामी की परिभाषा आपको याद करनी पड़ती है। लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन दी गई है जो कि आपको एग्जाम में मेंस में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, ये महाकौशल क्षेत्र के अनुसार आपको ये वाले वर्ड जो वहां मिलते हैं आपको कि भाई महाकौशल क्षेत्र में इस रूप में भूमि धारण करता था, उसको भूमि स्वामी मान लेंगे, है ना। इन अलग अलग एरियाओं में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नाम से जो भूमि धारण करते थे, उनको जब ये एक्ट लागू हुआ उनको भूस्वामी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये कौन कौन से एरिया थे, महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र और इनमें से कोई भी क्षेत्र। ठीक है, तो ये देखो सिरोंज क्षेत्र जो है अब ये अपना राजस्थान में है। ठीक है, ये लिखा हुआ है पुराना, ये राजस्थान का एरिया हो जाता है। ठीक है, राजस्थान का जो एरिया था जो अब राजस्थान में चला गया है। महाकौशल क्षेत्र अपना जबलपुर वाला एरिया हो जाता है। मध्य भारत क्षेत्र आपका ये ग्वालियर वाला एरिया हो गया। भोपाल तो यानी भोपाल क्षेत्र, और विंध्य प्रदेश क्षेत्र आपका ये रीवा सतना वाला ये एरिया हो जाता है। ठीक है, तो कहता है क्षेत्र से अभिप्रेत ये क्षेत्र इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे, महाकौशल क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, विंध्य प्रदेश क्षेत्र और सिरोंज क्षेत्र, ये इनमें से कोई भी क्षेत्र 158 सेक्शन 158 में ये वर्ड्स आपको काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लगान, रेंट। लगान क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लगान। लगान से अभिप्रेत वह कुछ भी, क्या अभिप्रेत है, कुछ भी, वह कुछ भी जो क्या, पट्टेदार द्वारा अपने भूस्वामी को उसके द्वारा ऐसे भूस्वामी से धारित भूमि के उपयोग आदि के मतलब, देखो कोई भूमि स्वामी है, उसने अपनी भूमि पट्टे पे दे दी। ठीक है, तो उसका जो पट्टेदार है जिसको पट्टे पे दी, तो पट्टेदार उस भूमि को उपयोग करने के बदले में जो कुछ देता है अपने भूमि स्वामी को, वो क्या है, वो लगान है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। या और लगान क्या है, सरकारी पट्टेदार। अब नाम जुड़ गया सरकारी पट्टेदार, तो कॉमन सेंस से आप समझ गए हो कि सरकारी पट्टेदार किसको देगा लगान। सरकारी पट्टेदार मतलब जिसने सरकार से भूमि दी है, तो सरकारी पट्टेदार द्वारा सरकार को, ये तो अपने भूमि स्वामी को देगा, ये सरकार को देगा। किसके लिए देते हैं, भूमि, उस भूमि के जो कि सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई, उपयोग या अधिभोग के मध्य, इसमें भी यही वर्ड होगा, उपयोग या अधिभोग के मध्य धन या वस्तु के रूप में संदत्त किया जाता है या देय। ठीक है, तो एक लाइन कि वो कुछ भी जो पट्टेदार अपने भूस्वामी को देता है या सरकारी पट्टेदार सरकार को देता है, दोनों ही काय के लिए दे रहे हैं, उस लैंड का उपयोग कर रहे हैं, अधिभोग में रखे हैं, इसके बदले में देते हैं, फिर चाहे वो धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो, तो ये क्या हो जाता है, किया जाता है या देय है या पेवल है, उसे हम कहते हैं लगान। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस संहिता के अधीन किसी उपबंध में राजस्व अधिकारी, अब देखो ये क्या है, राजस्व अधिकारी से क्या मतलब है, ऐसा राजस्व अधिकारी जिसे राज्य सरकार सूचना द्वारा राजस्व अधिकारी के उस उपबंध के कृत्यों के निर्वहन करने के लिए निर्देश थे। आपको बस ये लाइन ध्यान रखनी है। अब ये लाइन थोड़ी, ये पुराना लिखा चेंज हो गई है, अब ये सिर्फ राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है धारा 11 में अभिलिखित राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो राजस्व अधिकारी कौन है, वो अधिकारी एक पूरा उनकी हायरार्की दी हुई है पूरी, है ना, कमिश्नर से लेके आपका और नीचे आपका एसएलआर नायब तहसीलदार तक पूरी है लिस्ट है, धारा 11 में पढ़ेंगे हम। वो सारे व्यक्ति हैं। राजस्व अधिकारी कौन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू कोड, भू राजस्व संहिता, तो राजस्व का ही खेल है पूरा इस एक्ट में, है ना। तो उस राजस्व को वसूल कर कौन करेगा, उस राजस्व के लिए प्रक्रिया कौन सी होगी, क्या फॉलो की जाएगी, उनके लिए अधिकारी कौन होंगे, तो कुछ ऑफिसर्स होंगे उस राजस्व को काम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू। वो कौन होते हैं, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। राजस्व अधिकारी से अभिप्रेत है जो धारा 11 में अभिलिखित हैं राजस्व अधिकारी। ठीक है, कहाँ 2:1 में डेफिनेशन दी गई है, और कौन है जो 11 में डिफाइन है, 11 में इसको विस्तार से पढ़ेंगे।
इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्व वर्ष से क्या विपरीत है? वह वर्ष जो ऐसी तारीख से प्रारंभ होता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे। राज्य सरकार जिसको डिसाइड करेगी भाई, राजस्व राज्य सरकार किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र के बारे में नियत करे। तो भाई रेवेन्यू ईयर क्या होगा? जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है ना, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक फाइनेंशियल। ऐसी रेवेन्यू ईयर भी होता है, ठीक है, रेवेन्यू ईयर भी इसमें होता है। तो रेवेन्यू ईयर उन्हें क्या कहा कि भाई जब से राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निकाले, तो नीचे लिखा है, टिप्पणी पढ़ सकते हो आप। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 30 मई 1960 को एक अधिसूचना निकाली, उसमें उन्होंने डेट फिक्स कर दी 1 अक्टूबर से होने वाला वर्ष राजस्व वर्ष माना जाएगा, ठीक है। तो राजस्व वर्ष हमारा कब से प्रारंभ होता है? 1 अक्टूबर से। कब तक जाता है फिर? 30 नवंबर तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। अब आप मुझे एक सवाल बताओ, आपने जो कल की क्लास में थे और आज भी हैं, कल जो मैंने एक प्रश्न पूछा था, इसमें डेफिनेशन पढ़ाया था, कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर कब से लागू हो, कब से शुरू होता है? कृषि वर्ष बताओ, एग्रीकल्चर ईयर कृषि वर्ष कब से शुरू होता है? याद है किसी को? कृषि वर्ष एग्रीकल्चर ईयर कब से शुरू होता है? बताओ, किसी को याद आ जाए तो मैसेज कर देना। ये देखो सिविल जज का, ये आपका, ये मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सत्यादि शर्मा क्लासेस का सिविल जज का कोर्स 1999 ऑनलाइन कोर्स, 12 महीने की वैलिडिटी, एमपीसीजे के 12 सब्जेक्ट पूरे पढ़ाए जाएंगे, डेमो क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी। और इसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हो, परमार सर 20, PARMAR सर 20, अगर ये अप्लाई कर देते हो तो आपको 20% क्या हो जाता है? 20% से ये क्या हो जाता है? आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। तो लगभग 1600 रुपए का आपको। और ये इस पे ही नहीं, शर्मा सर अभी जो सत्यादि शर्मा क्लास जो क्लास है, यहाँ के जो भी कोर्सेज हैं, PSC का खरीद लो, महिला सुपरवाइजर, जो भी कोर्सेज हैं, लगभग सभी कोर्सेज पे ये अवेलेबल है छूट। आपको 20% डिस्काउंट आपको हर कोर्स पे ये मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्टर। सेक्टर से क्या है प्रीति? ये सेक्टर तो आपने बड़े बड़े शहरों में खूब सुने होंगे, नोएडा, दिल्ली, खूब सुने होंगे आपने सेक्टर। तो सेक्टर से विपरीत 2018 में फिर डेफिनेशन ऐड की गई है, ध्यान रखना। 2018 आप सबके पास बेयर एक्ट होगा, और नहीं है तो लेके बैठा करो, ठीक है। बेयर एक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है, 1 जुलाई आपने बताई, ठीक है। बेयर एक्ट लेके बैठा करो, ठीक है। सेक्टर से विपरीत है नगरीय। आप एक चीज और बताए तो आपको थोड़ा, आप लोग वैसे सब लोग जानते होंगे लेकिन बेसिक सी चीज है। आप बेरेक्ट लेके बैठते हैं ना, तो ये आपको ये जो नंबर दिखता है ना, ये 2 नंबर लिखा है, छोटा सा दिख रहा है 2 नंबर, ये 2 नंबर लिख रहा है। ये पर्टिकुलर इस एक्ट में नहीं, किसी भी एक्ट में जी। ऑफिशियल जिद्दी बॉय नमस्ते जी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेक्टर क्या है? हाँ, मैं आपको क्या बता रहा था, किसी भी एक्ट में अगर आप डेफिनेशन आप पढ़ते हैं, कोई भी आप प्रोविजन पढ़ रहे हैं, और जहां पे आपको ये ऊपर ये छोटी सी नंबरिंग मिल जाए ना, 1 2, इस पे विशेष ध्यान दिया करो। तो जहां पे भी ये लिखा होगा ना कि 2 नंबर, तो यहाँ पे ये लाइन आपका बेरेट खत्म होगा ना, यहाँ पे ये आपकी लाइन ये खत्म होगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपको 1 2 ऐसे कुछ स्पेशल कमेंट इसके बारे में मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 2, तो 2 के बारे में आपको यहाँ आप, क्योंकि मेरे पास ये बेरेक्ट नहीं है ना, ये पीपीटी बनाई हुई है इसीलिए इसमें नहीं है। आपके पास बेरेक्ट में लिखा होगा तो 2 नंबर के यहाँ लिखा होगा, क्या लिखा होगा पढ़ लो जरा। तो ये हर एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, हर एक्ट में बहुत। तो आज में क्या देखना रहता है आपको, यहां से आपको ये पता चल जाता है कोई विशेष जानकारी इसके बारे में हमको ये देना चाह रहा है। तो विशेष जानकारी इसके बारे में क्या है कि 2018 अमेंडमेंट एक्ट से एड ऑन हुआ है। सर सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊंगा राजकुमारी जी, मैं ही पढ़ाऊंगा। क्या हुआ, मेरा पढ़ाई को अच्छा नहीं लग रहा क्या? तो बताओ फिर मैं किसी और को बुला लूं। राजकुमारी जी मैं ही पढ़ाऊंगा सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या है, सेक्टर से विपरीत नगरीय क्षेत्र में भूमि का, सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना भाई, सेक्टर कहाँ होगा? नगरीय क्षेत्र में होगा। सेक्टर से विपरीत नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भूभाग, नगरीय क्षेत्र में भूमि का कोई भी भूभाग, ठीक है, किसी भी लैंड का पार्ट, ठीक है, जो इस संहिता के वनों के अधीन सेक्टर के रूप में
विरचित या मान्य किया गया। बस सिंपल सा, लैंड का कोई भी पार्ट जिसको काय के रूप में मान्य किया गया है, किसके रूप में मान्य किया गया है, सेक्टर के रूप में। अब ये सेक्टर ग्रुप में कैसे मान्य किया गया भाई, ये सब प्रोविजन आपको आगे सब पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है, सब आप आगे पढ़ने को मिलेंगे। तो क्या समझ में आया भाई, सेक्टर से क्या मतलब है, कोई भी भूमि का भाग है जिसको इस अधिनियम के अधीन सेक्टर के रूप में भाई उन्होंने बता दिया कि भाई ये सेक्टर है, विरचित किया गया है या रिकॉग्नाइज कर दिया गया, मान्य किया गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेवा भूमि। भाई सर्विस लैंड क्या होती है, सर्विस लैंड सेवा भूमि से विपरीत है। सर्विस लैंड क्या होती है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सर जी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, थैंक यू राजकुमारी जी, थैंक यू। सर एग्रीकल्चर ईयर बता दो, कृषि वर्ष क्या है, कृषि वर्ष बताओ क्या है कृषि वर्ष। महादेव जी आपने कल का वीडियो नहीं देखा, 1 जुलाई आपके साथियों ने कमेंट किया है ना, 1 जुलाई, ठीक है। चलो, सर्विस लैंड सेवा भूमि से विपरीत है नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि, नगरेतर, ये देखो, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और यहीं से हम गड़बड़ कर देते हैं। तो भाई सेक्टर सिर्फ नगरीय क्षेत्र में होगा, यानी कि ये अर्बन एरिया में होगा। कहां पे होगा, नगरीय क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया, और नगरेतर क्षेत्र मतलब नॉन अर्बन एरिया, दूसरे शब्दों में आप ग्रामीण क्षेत्र भी कह सकते हो, ठीक है, नॉन अर्बन एरिया। तो सेवा भूमि कहां होगी, नगरेतर क्षेत्र में की ऐसी भूमि जो किसी कोटवार को उसकी पदावधि के दौरान कृषि प्रयोजनों के लिए दी जाती है। भाई कोटवार कौन होता है, कोटवार एक व्यक्ति होता है जो कि गांव में अपॉइंट किया जाता है, गांव में भाई कोई भी गांव में छोटे मोटे काम के लिए ये कोटवार जो है कि भाई आप फसलों का ध्यान रखो, मतलब गांव में कोई भी ऐसा काम ना हो, गांव में कोई भी इलीगल कोई काम हो रहा है, मतलब एक तरीके से छोटे मोटे कोटवार और पटेल ये छोटे छोटे अधिकारी होते हैं, बहुत छोटे लेवल के, जो कि गाँव में इनको अपॉइंट किया जाता है, कोटवार, ठीक है, फसलों की जानकारी दे, भाई गांव में फसलों में नुकसान तो नहीं हुआ है, वो सब चीजें है ना। तो उस कोटवार को क्या कहते हैं, भाई गांव में ही रहता है, तो उसको क्या करते हैं, जनरली गांव का व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं कि कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि दे दी जाती है, कि भाई ठीक है आप गांव में रह रहे हो, आप यहाँ पे कोटवार हो, तो एक काम करो, ये लैंड जो है आपको एग्रीकल्चर दी जाती है, इस पे आप अपना खेती पानी करते रहो, ठीक है, तो भाई उसका खर्चा पानी चलता रहेगा। तो उसको जो भूमि दी जाती है ना, काय के लिए, उसकी पदावधि के दौरान, हमेशा के लिए नहीं, जब वो अपनी पोस्ट पे है तब तक के लिए, किसके लिए, कृषि प्रयोजन, भाई खेती कर ले उस पे और अपना खा पी ले बस। तो उस लैंड को ही हम कहते हैं सर्विस लैंड, सेवा भूमि, क्योंकि उसकी सेवा अवधि के दौरान सेवा की वजह से दी जाती है, ठीक है। चलो, अब ये है सर्वेक्षण, देखो सर्वेक्षण संख्यांक हम अभी पढ़ेंगे, और सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड ब्रेक करके पढ़ो। सर्वेक्षण संख्यांक इसके आगे डेफिनेशन आएगी, तो सर्वेक्षण संख्यांक को हम सर्वे नंबर बोलते हैं, और ऐसा कोई यहाँ नहीं है जो गांव से ना जुड़ा हो, मतलब सभी लोग गांव से जुड़े हैं, जो आज शहर में रह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो या उनके पूर्वज गांव से जुड़े ही रहे होंगे, सबकी जमीन जायदादें गांव में होती हैं, ठीक है, तो सब जानते हैं सर्वे नंबर क्या होता है, होना है गांव में आपके खेतों में एक नंबर होता है, भाई कितना सर्वे नंबर है, इतना सर्वे नंबर है, खेतों में जो होता है ना। तो सर्वेक्षण संख्यांक, अब सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड, ये नया क्लॉज डाला गया, ठीक है, सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड से विपरीत सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा, मतलब सर्वे नंबर का भी कोई एक कहते हैं ना सब पार्ट, छोटा पार्ट कह सकते हो, सर्वेक्षण संख्यांक का ऐसा प्रभाग जिसकी बाबत क्षेत्रफल तथा देय भूराजस्व की प्रविष्टि, उस पर्टिकुलर उस भाग का भू क्षेत्रफल एरिया या भूराजस्व की प्रविष्टि भू अभिलेखों में उन सर्वेक्षण संख्यांकों के जिनका वह प्रभाग है सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक पृथक की गई है। समझ गए, एग्जाम्पल समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका सर्वे नंबर है 119, ठीक है, तो ये उसका उस सर्वे का भी छोटा पार्ट, तो ऐसे नंबर मिले कब बी 119 का ए, 119 का बी, 119 का सी, ऐसे छोटे छोटे नंबर जिनको दे दिए जाते हैं। तो ये है सर्वेक्षण संख्यांक का उपखंड। ये कहता है ना कि देखो सूचक संख्यांक के अधीनस्थ सूचक संख्यांक के अधीन पृथक पृथक की गई है, यानी 119 चल रहा है सर्वे क्रमांक, उसका ये हो गया खंड, सर्वे संख्या का खंड हो गया, एक पार्ट हो गया एबीसी, ऐसे छोटे छोटे पार्ट जिसको दे दिए गए तो वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने कहा था कि भाई सर्वेक्षण संख्यांक की आएगा, तो ये आ गया सर्वेक्षण संख्यांक, जिसको कि सर्वे नंबर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, सर्वे नंबर।
तो सर्वेक्षण संख्यांक से अभिप्रेत है इस संहिता के अधीन सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के, देखो सर्वेक्षण संख्यांक के रूप में या तो विरचित किए गए या उस रूप में मान्य किए गए भूमि के ऐसे प्रभाग को दिया गया संख्यांक और जिसकी प्रविष्टि भू अभिलेखों में खसरा क्रमांक, प्रविष्टि कहाँ हुई है, एंट्री हुई है भू अभिलेखों में, खसरा क्रमांक सूचक संख्यांक के अधीन की गई है। जो पूरा एक खसरा होता है, खसरा क्या होता है, खसरा होता है, खसरा एक पर्टिकुलर पूरे एक एरिया का होता है ना। खसरा क्या होता है, एक पर्टिकुलर पूरे एरिया का होता है। उस खसरा में आपके आसपास की कुछ उस पे जैसे मान के चलो ये पूरा एक विशेष एरिया है, ठीक है, ये एरिया, तो इस एरिया में जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, जितने भी स्वामी, जितनी भूमियां, उनका कौन स्वामी है, कौन कौन पोजीशन रखता है, वो सब कुछ इसमें होता है खसरा, ठीक है। तो उसमें सारे भूस्वामी पर्टिकुलर एरिया के उनका वर्णन उसमें होता है, ठीक है। तो खसरा क्रमांक सूचक संख्यांक के अधीन की गई, तो है ना, भू अभिलेखों में क्या होगा, एक नंबर दिया गया है किसको, भूमि के एक प्रभाग को क्या दिया गया है, दिया गया संख्यांक है। इसका मतलब ही क्या है, एक भूमि के पार्ट को जो आपने नंबर दे दिया है और जिसकी एंट्री कहां पे हुई है, भू अभिलेखों में, रिकॉर्ड में, कहां, किस तरीके, कहां पे हुई है, खसरा क्रमांक के सूचक संख्यांक के अधीन की गई। खसरा क्रमांक में आपने नंबर दिया भाई ये 119 नंबर इसका है, 120 नंबर इसका है, 121 नंबर इसका है, लैंडलॉर्ड को अलग अलग ये एक नंबर्स अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सर्वेक्षण संख्यांक, सर्वे नंबर, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो भूमि के एक पार्ट को, हर एक पार्ट को एक नंबर जो दिया जाता है वो सर्वेक्षण संख्यांक कहलाता है। सर्वे नंबर है ना, कितना सर्वे, एक आपने सुना होगा इतने सर्वे नंबर से लेके इतने सर्वे नंबर तक इस भूस्वामी की है, इतने सर्वे नंबर से लेके इतने सर्वे नंबर तक भूमि इस भूमि स्वामी की है, ऐसे, ठीक है। अब आता है भूधारी। क्या है, भूधारी। अब आप लोग अपने अपने बेरेक्ट में देखो जरा, ये भूधारी की इंग्लिश क्या लिखी है, जरा मुझे बताओ कमेंट करके। आप लोगों के पास तो बाइलिंगुअल बेरेक्ट होंगे ना, क्या लिखी है भूधारी की इंग्लिश, बताओ फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग, फटाफट बताओ। मैं उसकी इंग्लिश आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ बताना चाहता हूं उसके बारे में। लिखो फटाफट, फास्ट। और अगर आप इसकी इंग्लिश नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब ये समझूंगा कि आप लोग बेरेक्ट लेके नहीं बैठे हैं, जो कि सरासर गलत है और आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। बेरेक्ट तो होना ही चाहिए। बताइए, टेन्योर होल्डर, ठीक है, महादेव जी ने ये जो है रिप्लाई कर दिया, टेन्योर होल्डर, ठीक है। तो भूधारी, ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखा है, टेन्योर होल्डर। तो इसको तो हम सीधा लैंडलॉर्ड बोल सकते थे ना, क्या बोल सकते थे, लैंडलॉर्ड बोल सकते हैं ना। भूधारी क्यों बोल रहे हैं, इसको टेन्योर होल्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बात बताई थी कि सेक्शन, मैंने कल शुरुआत जब की थी तो सेक्शन 57 का जिक्र किया था मैंने, सेक्शन 57 का जिक्र किया था। सेक्शन 57 क्या कहता है, सेक्शन 57 ये कहता है कि समस्त भूमियां, खाने, खदाने, वन, नदियां, जल, सब किसका है, राज्य सरकार का, सब राज्य सरकार का है, हमारा कुछ नहीं है। तो भाई हम रेवेन्यू क्यों दे रहे हैं, भाई वैसे तो हमारे पास रजिस्ट्री है कि ये खेत हमारा है, फिर भी हमको रेवेन्यू क्यों देना पड़ता है हर साल राज्य सरकार को, और इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी, क्यों रेवेन्यू देना पड़ा हमको, क्योंकि हम सिर्फ क्या हैं, हम सिर्फ टेन्योर होल्डर हैं। क्या हैं, टेन्योर होल्डर, टेन्योर होल्डर है, हम मालिक नहीं है। मालिक कौन है, मालिक कौन है भाई, मालिक है स्टेट, राज्य सरकार, हम मालिक नहीं है, इसीलिए टेन्योर होल्डर, हम तो बस होल्ड कर रहे हैं कुछ समय के लिए। क्यों होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि सभी, एक संपत्ति का ये विशेष गुण होता है, ये आप शायद जानते होंगे, संपत्ति का ये नियम होता है कि कभी भी किसी, कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तात्कालिक स्वामी के बिना नहीं रहती है, हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई स्वामी होगा ही। अब जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, गाना सुना होगा ना, तो जिसका कोई नहीं प्रॉपर्टी का उसका तो राज्य है यारो, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका राज्य है। तो भूधारी से अभिप्रेत है वो व्यक्ति जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और जो इस संहिता के उपबंधों के भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। कहता है राज्य सरकार ने जिसको भूमि दी है वो है भूमि स्वामी। भाई राज्य ही तो देता है सबको, राज्य की ये प्रॉपर्टी राज्य दे देता है, तो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है और भूमि स्वामी है या भूमि स्वामी समझा जाता है। ये आपका बात कर रहा है
सेक्शन 58 में कुछ प्रावधान किए गए हैं जहां पे कोई व्यक्ति भूमि स्वामी, जिन कुछ व्यक्तियों को भूमि स्वामी मान लिया गया है ना। वो जो क्षेत्र बताए थे ना मैंने आपको अभी, महाकौशल क्षेत्र, वो सारे क्षेत्र है ना, तो उन क्षेत्र को क्या होता है, उस क्षेत्र को ही, उस क्षेत्रों में भी क्या भाई, महाकौशल क्षेत्र में इस रूप में भूमि धारण करता था, वो भी भूमि स्वामी है। महाकौशल क्षेत्र में इस उसमें आपका रीवा क्षेत्र में भूमि धारण करता था, वो भी इस भूमि स्वामी है, ठीक है। तो भूमि स्वामी से मतलब कि या तो अब टेन्योर होल्डर से क्या मतलब है, जो राज्य सरकार से भूमि धारण करता है, या जो संहिता के उपबंधों के दिन भूमि स्वामी है, या जिस प्रोविजन के दिन भूमि स्वामी है, या जिसको कि भूमि स्वामी समझ लिया जाता है। ये समझ लिया जाता है के लिए आप फ्री होल्ड वाला एक पार्ट आएगा 181 के आसपास आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा 180 के फ्री होल्ड क्या होता है। फ्री होल्ड में ये रहता है कि एक अभी लास्ट अमेंडमेंट आया 18, उस टाइम पे ये कुछ प्रोविजन ऐसे करते कुछ विशेष वर्ग के भूस्वामियों को ये बना दिया, कभी आज से ये, जैसे कि उन्होंने कहा ये जमीन उनको यूज करने के लिए दी थी, तो उन्होंने कहा आज से भैया ये जब से ये अमेंडमेंट आया तब से ये स्वामी हो गए, तो उनको स्वामी समझ लिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी टेन्योर होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। इसकी हेडिंग कहाँ रह गई भाई, भूधारी हो गया। हाँ, यह तो इमारती लकड़ी क्या है, इमारती लकड़ी के वृक्ष। भाई इमारती लकड़ी के वृक्ष क्या होते हैं भाई, इमारती लकड़ी कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है। क्या होता है इमारती लकड़ी, नाम से क्या समझ में आ रहा है, इमारती लकड़ी मतलब जो इमारत बनाने में यूज की जाती है। इमारती लकड़ी कौन सी होती है, जो इमारत बनाने में यूज की जाती है, जिसको हम यूज करते हैं अपना घर, मकान, दुकान बनाने में। तो इसके कौन कौन से होंगे, तो इसमें देखो दो तरीके से नाम दिए गए हैं इसके। ये जो है ना, ये इसके साइंटिफिक नेम होते हैं, है ना। एक्चुअली इनका जो साइंटिफिक नेम है वो ये होता है टेक्टोना ग्रैंडिस, लेकिन हमको ये टेक्टोना ग्रैंडिस याद नहीं रखना है क्योंकि वो रहेगा भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, टेक्टोना ग्रैंडिस याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, आपको जो ब्रैकेट में लिखा है ना बस यही रखना है। वो भी टेक्टोना ग्रैंडिस आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे शोरिया रोबस्टा नहीं पूछा जाएगा, आपसे टेरोकार्पस ये नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जाएगा भाई, आपसे पूछा जाएगा ये क्या, सागौन, जिसको हम सागौन बोलते हैं, सागौन के पेड़ है, सागौन के, तो उसको एक्चुअल नाम सागवान होता है, ये वही सागौन है। बीजा, शीशम, साल, ये नाम रट लेना, बिल्कुल नाम रट लेना, हिंदी के हैं और ये इंग्लिश वाले छोड़ देना, हिंदी वाले रट लो। क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, यहां से 3 नाम उठाएंगे, चौथा लिख देंगे, कोई सा भी बाहर से लिख देंगे, बबूल का पेड़, तो वो कहेंगे इनमें से कौन सी इमारती लकड़ी नहीं है, कौन सी इमारती लकड़ी का वृक्ष नहीं, से छांटना है आपको। तो सागौन, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, एनिया साज, चंदन, हल्दू, भाई मुझे भी नहीं पता कौन हल्दू वल्दू होता है, आपको भी पता नहीं करना है, बस नाम याद करना है। हल्दू, मुंडी, ये पेड़ तो होते हैं, अर्जुन का पेड़ होता है, अर्जुन, तेंदू का भी होता है, और खमार, ये पेड़ के नाम है। तो कितने खतरनाक खतरनाक नाम है, एडाइना कॉर्डिफोलिया, ऐसा ही लग रहा है कि हॉलीवुड की किसी एक्ट्रेस का नाम है, बट एक्चुअल में ये पेड़ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसमें भावनाओं में मत बह जाना कि सर नाम अच्छा लग रहा है, हिंदी के याद करना है और माइंड प्रिपेयर करके चलना है। कि जैसे इसमें देखो आपको कहीं बबूल का पेड़ दिखा, क्या नहीं दिखा ना, जनरली आपको बबूल का पेड़ ऑप्शन के तौर पर मिल जाता है ना। जब बबूल का पेड़ लिख देंगे, आम का पेड़ लिख देंगे, और 3 ये ऑप्शन यहां से उठाएंगे, समझ में आ रहा है आपको, 3 ऑप्शन यहां से उठा लेंगे। तो आपको याद बिल्कुल रट लेना, एक बार फिर से बता देता हूं, रिकॉल करा देता हूं, सागवान, बीजा, शीशम, साल, तिनसा, एन या साज, चंदन, हल्दू, मुंडी, अर्जुन, तेंदू, खवार, ऐसे याद होना चाहिए। एक बार कोई बोले बताओ भाई इमारती लकड़ी कौन कौन सी, फटाफट से पूरे याद कर मारो उसको, ठीक है। 12 पॉइंट है, 12 के 12 आपको फिंगर टिप तो होना चाहिए। अब भाई बात आती है स्वयं खेती करना। तो स्वयं खेती करना से क्या समझ रहे हो भाई, अपने आप में ये लाइन ही सब कुछ कह रही है, स्वयं खेती करना, खुद से जो खेती करता है। तो स्वयं खेती करना में क्या क्या शामिल है, स्वयं के श्रम द्वारा, खुद मेहनत करता है, मजदूरों की सहायता नहीं लेता, खुद मेहनत करता है, ठीक है, स्वयं के श्रम द्वारा, और अपने कुटुंब के किसी भी सदस्य के श्रम द्वारा, अपने परिवार, अपने भाई, बेटे, पत्नी, है ना, इनकी हेल्प लेके क्या करता है, क्या करता है, खेती करता है। तो वो भी माना जाता है कि स्वयं खेती करता है। और ऐसी मजदूरी पर
जो नगदी या वस्तु के रूप में तो देय है, किंतु फसल के अंश के रूप में देय नहीं है रखे गए सेवकों द्वारा। तो जो आप क्या कर रहे हो, ऐसी मजदूरी पे खेती करवा रहे हो, जब उसके बदले में मजदूरों को आप तो नगद देते हो, कैश देते हो या कोई वस्तु देते हो, लेकिन फसल के अंश के रूप में जो दी जाती है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट दे रहे हो, वो नहीं होता। वो क्या नहीं होता, उसको स्वयं खेती करना नहीं करिए। ये तो होता है ना पार्ट के रूप में, आपने देखा होगा ना, बटाई बटाई क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग एरिया में, आध बटाई ऐसा कुछ चलता है ना, कि भाई आधी भाई आप जमीन दे देते हैं, करने वाला क्या होगा कि भाई आधी फसल वो रखेगा, आधी फसल मैं रखूंगा, बटाई पे हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर है तो उसको नहीं माना जा सकता स्वयं खेती करना। तो स्वयं खेती करना में क्या शामिल है भाई, खुद की मेहनत से खेती कर रहे हो, परिवार के किसी सदस्य की मेहनत से खेती कर रहे हो, या मजदूरों से कर रहे हो, लेकिन मजदूरों से आप नगदी या वस्तु करवा रहे हो। चौथा है अपने वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन, खुद के पर्यवेक्षण के अधीन, अपने या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिकों द्वारा। भाई भाड़े के जो श्रमिक बुलाए जाते हैं ना, भाई ऐसा है कि उन्हें पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए बुला लिए, कि ऐसा है कि भाई ऐसा है कि ये हमारे गेहूं की कटाई होनी है, गेहूं काटने हैं, चलो पर्टिकुलर पर डे के हिसाब से ले आए, तो भाड़े के श्रमिक। ठीक है, पर्यवेक्षण कौन कर रहा है, देखरेख कौन कर, या तो खुद या उनका कोई परिवार का कोई सदस्य कर रहा है। तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह स्वयं खेती करता है। क्लियर, खुद खेती करता है। दखल रहित भूमि नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज आपको बहुत समझ में आ रही होगी, हिंदी की सबसे प्यारी बात यही है, नो डाउट, थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करोगे लॉ, तो एज कंपेयर टू इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा टफ पड़ता है। इंग्लिश में चीजें इजी हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हिंदी की एक खूबसूरत सी बात पता है क्या है, कि हिंदी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि अपने आप में पूरी डेफिनेशन लेके चलते हैं, अपने आप में पूरी परिभाषा लेके चलते हैं। अब नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, दखल रहित भूमि, इट मींस जिस पे किसी का कोई दखल नहीं है, वो दखल रहित। ये तो मैंने सिंपल बता दी आपको डेफिनेशन, अब अंदर पढ़ लेते हैं। दखल रहित भूमि से अभिप्रेत है ऐसी भूमि जो आबादी भूमि, आबादी 2(1)A में हमने सबसे पहले डेफिनेशन यही पढ़ी थी, ग्रामीण क्षेत्र में होती है, गांव के निवासियों के लिए होती है, या सेवा भूमि से, या किसी भूमि स्वामी या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है। दखल रहित भूमि कौन सी हो गई भाई, ना तो आबादी भूमि है, ना सर्विस लैंड है, ना भूमि स्वामी होल्ड करता है, ना सरकारी पट्टेदार होल्ड करता है। इसका मतलब जब किसी के भी पोजीशन में नहीं है तो उस भूमि को हम बोलते हैं दखल रहित भूमि, किसी के दखल में नहीं है वो, उसको बोलते हैं दखल रहित भूमि। ठीक है, ये डेफिनेशन भी एड ऑन की गई है। ये नंबर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, जरूर नीचे फुटनोट में देखा करो कौन से अमेंडमेंट से आई है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास न्यू डेफिनेशन जो आती है, ये थोड़ा हाईलाइट कम हो रहा है ना, रेड वाला ही सही है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र, अर्बन एरिया से क्या मतलब है, तो नगरीय क्षेत्र से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो नगर पालिकाओं से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी नगरपालिक निगम की या किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र की या किसी ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिवेश किया जाए, सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है और अव्यक्ति नगरेतर क्षेत्र का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। तो ने क्या कहा कि भाई क्या मतलब है नगरीय क्षेत्र से, तो नगरपालिकाओं से संबंधित किसी की विधि के अधीन गठित है, किसी नगरपालिका निगम की या नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र की इन एरियाओं में है, या ऐसे ग्राम या ग्राम समूह की है जो कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए। भाई आपने देखा होगा ना, कई बड़े बड़े गांव होते हैं, उन्होंने कहा गांव तो है लेकिन गांव इतना डेवलप हो गया है कि भाई सब वहां पे पूरा मार्केट है ना, बैंक वहां पे है, थाना वहां खुल गया, हर चीज वहां पे है। तो फिर कुछ समय बाद जब भाई गांव के शहर कैसे बनते हैं, गांव विकसित हो गई तो शहर बनते हैं। ठीक है, तो जब उस गांव को कहता है कि राज्य सरकार ने क्या कर दिया, विनिर्देश कर दिया कि भाई ये शहर है, नगरीय क्षेत्र है। ठीक है, तो सीमाओं के भीतर तत्समय सम्मिलित है और व्यक्त, तो इस एरिया को नगर पालिकाओं के अधीन है, नगर निगम के अधीन है, या किसी गांव या गांव के समूह को राज्य सरकार ने विनिर्देश रूप क्या कर दिया, विनिर्देश कर दिया कि भाई ये नगरीय क्षेत्र है, तो उसको भी नगरीय क्षेत्र माना जाता है। और कहता है नगरेतर क्षेत्र का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। उन्हें बताया नहीं, उन्हें नॉन अर्बन एरिया बताया नहीं,
तो मतलब आप समझ गए क्या कहना चाह रहा है। तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, मतलब कि भाई हमने बता दिया नगरीय क्षेत्र, अब जो नगरीय क्षेत्र में नहीं है वो नगरेतर में, इसके अलावा जो कुछ बचा वो सब नगरेतर में। ठीक है, अब ग्राम से क्या मतलब है भाई, गांव से क्या मतलब है। अब गांव भी बताने की जरूरत है हमको, हम सब गांव से जुड़े हुए हैं, जानते हैं हम सब, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। ग्राम से अभिप्रेत नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग, नगरेतर क्षेत्र में का, नॉन अर्बन एरिया का कोई ऐसा भूभाग जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी, अच्छा आपको एक वर्ड समझ में आया क्या, आपने किसी ने डाउट नहीं किया कि भाई ये नगरेतर क्षेत्र क्यों बोला, भाई सीधे गांव बोल देते ना अर्बन के अलावा। सर दिल्ली पुलिस की आज से तैयारी करूं तो हो पाएगा। मैं सुंदरम पांडे जी दिल्ली पुलिस की जानकारी नहीं दे पाऊंगा, आप इसके लिए हमारे जो नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सिविल जज की क्लास है। ठीक है, चलो तो ग्राम से अभिप्रेत नगरेतर क्षेत्र में का, मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई अर्बन नॉन अर्बन, फिर गांव की क्या जरूरत थी या नगरेतर क्षेत्र की क्या जरूरत थी, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है भाई ये शहर है ये गांव है, अब बीच में ये खाली जगह पड़ी है, ना तो इस गांव में आती है ना इस शहर में आती है, तो ये एरिया कहाँ जाएगा भाई, तो ये नगरेतर हो गया है ना, बीच का जो किसी में नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब सिटी में नहीं आ रहा गांव में नहीं आ रहा, तो कहता है ग्राम से अभिप्रेत नगरेतर क्षेत्र में का, लेकिन ये इसी मतलब शहर में नहीं आ रहा तो शहर से बाहर है, शहर से बाहर है तो इसका पार्ट मानते हैं। नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा भूभाग है, कोई भी ऐसा भूभाग लैंड जिसे संहिता के प्रवृत्त होने के पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन, भाई ये जब एक्ट लागू हुआ उससे पहले किसी भी लॉ के अधीन ग्राम के रूप में मान्य किया गया है या उस रूप में घोषित किया गया था, भाई ये गांव होगा, तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा, तथा नगरेतर क्षेत्र में का कोई ऐसा अन्य भूभाग नॉन अर्बन एरिया का जिसे किसी भू सर्वेक्षण में ग्राम के रूप में मान्य किया गया या जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में घोषित करे। तीन चार चीजें उसने कह दी, भाई गांव से क्या मतलब है, क्या मतलब है गांव से, भाई उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले अगर किसी विधि के अधीन कोई गांव था या कोई गांव घोषित किया तो वो गांव। और क्या हो गया भैया, और कहता है भू सर्वेक्षण हुआ, भू सर्वेक्षण में भी क्या होता है, सर्वे नंबर बनाए जाते हैं, प्लॉट नंबर निकाले जाते हैं, ठीक है, और फिर गांव घोषित किए जाते हैं। तो भू सर्वेक्षण में हुआ, उसमें अगर कोई गांव मान्य कर दिया गया या फिर कोई गांव जो है राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा घोषित कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया को, एक जगह खाली जगह थी आके लोग बाहर से बस गए रहने लगे, राज्य सरकार ने कहा ठीक है इसको एक गांव घोषित कर देते हैं, राज्य सरकार ने गांव घोषित कर दिया। ठीक है, तो उसको ग्राम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये दो वाला पॉइंट फिर आ गया। ये जहां जहां छोटे छोटे नंबर दिखे ना, विशेष रूप से फुटनोट पे देखा करो, कोई विशेष जानकारी आपको ये नंबर जरूर देगा। ठीक है, तो धारा दो की उपधारा दो, धारा दो की उपधारा एक में हमने ये सारी डेफिनेशन पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कैसे चलेंगी, धारा दो की एक के ए बी सी डी ऐसे चलती जाएंगी। ठीक है, ये तरीका है। अब एक में हमने सारी डेफिनेशन पढ़ ली, धारा दो की उपधारा, अब धारा दो की उपधारा दो क्या कहती है, ये उपधारा दो कहती है इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख के प्रति इस संहिता में किए गए किसी भी निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो कि वे धारा उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख के प्रति निर्देश है। कहता है कि किसी भी निर्देश का अर्थ प्रवृत्त होने की तारीख के बारे में कह रहा है, कब से निर्देश लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखा है, उपधारा 1 की उपधारा 3 में लिखा था कि राज्य सरकार जब अधिसूचना निकाल देगी, अधिसूचना निकाल के डेट फिक्स कर देगी, उस डेट को हम मान लेंगे। तो वो डेट कौन सी थी भाई, बता दो जरा मुझे, जो कल की क्लास में थे, इन्फोर्समेंट डेट कब से लागू हुआ एमपीएलआरसी, एमपी में कल मैंने डेट बताई थी और बेहद इंपॉर्टेंट डेट है, यही पढ़ी थी हमने, धारा एक की उपधारा 3। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी डेट है वो, फास्ट बताइए, विच डेट। भाई रिवाइज भी किया करो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाया करो। वो डेट थी आपकी 2 अक्टूबर 1959, 59। क्लियर, 2 ऑफ अक्टूबर
1959 ये इन्फोर्समेंट डेट है, उस डेट की बात कर रहा है। तो हमारा डेफिनेशन क्लॉज कंप्लीट हुआ। ठीक है, पार्ट 1 चैप्टर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने प्रारंभिक पढ़ा, अधिनियम का नाम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कब से लागू होता है, ठीक है, और कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। और डेफिनेशंस का पढ़ने का मतलब आप जानते हैं, ये सारे वर्ड्स जो हमने जो पढ़े ना, डायग्राम, ये डेफिनेशन हमको आगे बेरेक्ट में हमेशा हेल्पफुल रहती हैं। आगे लॉ पढ़ने में जब इंटरप्रिटेशन करोगे तो इन डेफिनेशन का काम आएगा, इसलिए हमको ये पढ़नी पड़ती है। अब देखिए हमारे पास चैप्टर 2 आ गया है, जिसका नाम है राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड। क्या बोलेंगे इसको? रेवेन्यू बोर्ड। तो सबसे बड़ी अथॉरिटी इस एक्ट की सबसे बड़ी अथॉरिटी अगर कोई है तो वो है ये राजस्व मंडल, रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है, राजस्व मंडल का गठन कैसे होता है? धारा 3, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, सेक्शन भाई राजस्व मंडल के गठन के बारे में प्रावधान किस सेक्शन में किए गए हैं? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6? धारा 3। क्या समझ में आया? धारा 3। ठीक है, राजस्व मंडल का गठन। महादेव जी क्या कह रहे हैं? सर जी टीपी में भी है। सर किसकी बात कर रहे हो? क्या है, किसकी बात कर रहे हो टीपी में? महादेव जी बताइए तो, किस चीज की कह रहे हो आप? एक्चुअली ऐप पे लेट कमेंट आते हैं, आप करो, आएगा। ठीक है, तो राजस्व मंडल का गठन क्या है? तो मध्य प्रदेश के लिए एक राजस्व मंडल होगा भाई, पूरे मध्य प्रदेश के लिए क्या होगा? राजस्व मंडल होगा, रेवेन्यू बोर्ड जिसको हम बोलते हैं। कितने लोगों से मिलकर बनेगा? तो दूसरा क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से बन जाता है कि राजस्व मंडल में कितने होंगे? तो अध्यक्ष तथा 2 या 2 से अधिक इतने सदस्यों से जितने राज्य सरकार समय समय पर नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। राजस्व मंडल में कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, और मेंबर कितने होंगे? कि भाई कम से कम 2 होंगे, और 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 2 से ज्यादा उतने हो सकते हैं जितने राज्य सरकार समय समय पर अपॉइंट करना ठीक समझती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। तीसरा, इस संहिता के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए गठित तथा कार्यरत राजस्व मंडल को, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात विद्यमान मंडल कहा गया है, इस संहिता के प्रवृत्त होने की तारीख से इस धारा के अधीन गठित मध्य प्रदेश के लिए राजस्व मंडल समझा जाएगा। भाई ये एक्ट हमारा लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। तो भाई इससे पहले भी कोई एक्ट होगा और इससे पहले भी कोई राजस्व मंडल होगा। तो कहता है कि इस संहिता के लागू होने के पहले कार्यरत अगर राजस्व मंडल कोई है, तो जब तक नया नहीं हो जाता तब तक हम इसी को, ये लिखा है ना विद्यमान, एग्जिस्टिंग, तो उसी को राजस्व मंडल समझ लिया जाएगा तब तक के लिए। क्लियर है? हॉलीवुड मूवीज, अच्छा नाम की बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। टीपी में भी ऐसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब कहता है विद्यमान मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मंडल के क्रमशः प्रथम अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे। ठीक है, मतलब कहता है कि जो विद्यमान मंडल है पहले से एक्ट के लागू होने से पहले है, तो उसमें अध्यक्ष सदस्य हैं। तो जो एक्ट बनने के बाद में जो है उसके पहले मान लिया, उसका ये मान लिया जाएगा कि राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष और सदस्य वही वाले जो पुराने थे, लेकिन अब एक्ट नया लागू हो गया है तो इन्हीं को हम मान लेंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा सेक्शन है धारा 4। धारा 4 बात करती है राजस्व मंडल का प्रधान स्थान तथा उसकी बैठकों के अन्य स्थान। भाई राजस्व मतलब इसका जो हेड ऑफिस, प्रधान स्थान मतलब हेड ऑफिस कहां होगा इसका? राजस्व मंडल का, रेवेन्यू बोर्ड का हेड ऑफिस कहां होगा? बताओ भाई कहां होगा? तो कहता है कि मंडल का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना आदेश द्वारा नियत करे। भाई राज्य सरकार एक अधिसूचना निकालेगी कि भाई हेड ऑफिस इसका कहां होगा, प्रधान कार्यालय इसका कहां होगा, प्रधान स्थान इसका कहां होगा। ये राज्य सरकार क्या करेगी? एक नोटिफिकेशन निकालेगी, नोटिफाई करेगी बाय एन ऑर्डर, एक आदेश द्वारा। ठीक है, तो उसके द्वारा जो नोटिफाई किया गया है, तो अब मैं आपको ये ध्यान रखना, इसका जो वो है प्रधान स्थान है वो है आपका इसका ग्वालियर में। कहां पे है? ग्वालियर में है। रेवेन्यू बोर्ड का जो हेड ऑफिस है कहां पे है? ग्वालियर में। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए मंडल का अध्यक्ष तथा उसके सदस्य ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर भी बैठक करेंगे जैसा कि राज्य सरकार मंडल के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात ठीक समझे। ठीक है, हाँ, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? मतलब राज्य सरकार चाहे
तो और अन्य ऐसे स्थानों पर भी बैठक कर सकती है जैसा कि वो ठीक समझे। हेड ऑफिस तो ग्वालियर है, बाकी इसके अलावा और कहीं भी वो फिक्स कर सकती है। देखो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ये नोटिफिकेशन निकाला है 10 जून 1960 को, तो इसमें इस फिक्स किया है इस नोटिफिकेशन में प्रधान स्थान आपका, ठीक है। ये बाकी और फिक्स कर दिए हैं ग्वालियर के अलावा, ग्वालियर प्रधान स्थान ग्वालियर बना दिया, रीवा इंदौर जबलपुर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो।